नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे पॉइंट भी हैं और एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से जानेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन बाइंग पे एक वीडियो बनाइए, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए। तो मैं बोला चलो एक ट्राई मैं कर लेता हूँ, हो सकता है हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे। मैं जिस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आपको अच्छा लगे और आपको डिटेल में मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कॉल एंड पुट। कॉल एंड पुट क्या होता है। सेकंड है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे। और थर्ड है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे। फोर्थ है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें। और चौथा पांचवा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बारे में हम ए टू जेड जानेंगे कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओटीएम और एटीएम और आईटीएम ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉल एंड पुट। कॉल इनपुट क्या होता है हम जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है ये हो सकता है लगभग सारे लोगों को मालूम है, लेकिन जो लोग बिगनर हैं, जो लोग नए हैं, शायद हो सकता है उनको नहीं मालूम होगा। तो हम वीडियो को शुरू से करते हैं ताकि सबको पता चले और ए टू जेड जो बिगनर हैं उनको ही पता चले, प्लस जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको ही पता चले। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ मैं कवर करूँ। तो प्लीज़ दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कॉल एंड पुट की। देखिए दोस्तों मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। जो सबसे फर्स्ट डायरेक्शन होता है, मार्केट जैसे मान लीजिए कि यहाँ ओपन हुई और यहाँ से ऐसे 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 करते करते अप ट्रेंड में मार्केट निकल गई। दूसरा डायरेक्शन जो होता है, वो दूसरा डायरेक्शन जो होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ ऐसे करके अप गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे करके फिर एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई, एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई। और तीसरा मार्केट का जो डायरेक्शन होता है, तीसरा जो मार्केट का डायरेक्शन होता है वो होता है मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ रिटेस्ट किया और फिर ऐसे करके मार्केट सीधे डाउन चलते गई और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गई। तो एक फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है रेंज बाउंड ट्रेंड और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो हम हमेशा जो है अप ट्रेंड में कॉल को बाई करेंगे, अप ट्रेंड में हम कॉल को बाई करेंगे और डाउन ट्रेंड में हम पुट को बाई करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम पुट को बाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है हमको कॉल बाई करना है और डाउन ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है तो हमको पुट बाई करना है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। और सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहे तो हमें काम नहीं करना है, हम मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। हमें मार्केट में काम नहीं करना है, हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। ठीक है। मार्केट में हमको 2 ही डायरेक्शन में काम करना है, एक तो डाउन ट्रेंड में काम करना है और एक मार्केट जब अप ट्रेंड में रहे तो काम करना है। तो दोस्तों ये हो गया कॉल एंड पुट की बात। अब बात करेंगे हम स्ट्राइक प्राइस की, कि स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस और क्यों चूज करना चाहिए। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है दोस्त, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस में 3 पॉइंट होते हैं। इसमें एक होता है आपका आईटीएम जिसको हम इन द मनी बोलते हैं, और एक होता है एटीएम एट द मनी। चौथा जो होता है, चौथा जो पार्ट होता है ये होता है ओटीएम आउट ऑफ मनी। ये 3 पार्ट होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। तो हम हमेशा कोशिश करना चाहिए हमें दोस्त कि हम या तो एट द मनी काम करें, अगर कर सकते हैं तो इन द मनी काम करें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम क्या होते हैं कि जब वो ऑप्शन में काम करने जाते हैं तो उनके पास पैसे कम रहते हैं,
बहुत सारे लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी में करने के लिए आते हैं, उसमें कोई 5000 लेके आता है, कोई 2000 लेके आता है और सोचता है कि हम जो है ऑप्शन में काम करेंगे, कोई 10,000 लेके आता है। तो ये पैसे बहुत मायने रखते हैं आपको इन द मनी, आउट ऑफ मनी और एट द मनी के लिए। जब हम ITM बाई करेंगे, जब हम इन द मनी काम करेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और एट द मनी काम करेंगे तो थोड़े इससे कम देने पड़ेंगे। और जब आउट ऑफ मनी काम करेंगे हम, तो हमें पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं, लेकिन उसी हिसाब से जब पैसे हमारे कम लगते हैं तो हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ वैसे ही प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है और यहाँ पे उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ पे प्लस में रहता है, यहाँ माइनस होता है, इससे थोड़ा सा माइनस यहाँ पे हो जाता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस का गेम है। इन द मनी क्या, एट द मनी क्या, आउट ऑफ मनी क्या, इसको हम डिटेल में, ये ऐसा क्यों होता है, इसको डिटेल में जब हम लास्ट जब ऑप्शन चेन पे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका ऑप्शन बाइंग में क्या रोल है और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे जब हम ऑप्शन चेन में चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, हमारा कॉल एंड पुट हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब चलते हैं हम हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक पे। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक पे चलते हैं कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, कि हमें कल काम करना है तो हम इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें। ये सब लोगों की कन्फ्यूजन रहती है और ये सब लोगों की प्रॉब्लम भी होती है, और मेनली बिगनर्स के लिए तो खास करके है। तो इसके लिए मैं बात करूंगा, आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर नहीं इंडिकेटर यूज करते हैं, आपको किसी भी इंडिकेटर पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसको मत यूज कीजिए। मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। और इंडिकेटर भी एक आपको बता दूंगा, जिस इंडिकेटर का यूज करके आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है, इसको हम चार्ट पे चल के समझते हैं कि हमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है। तो चलिए हम कोई भी चार्ट एक ले लेते हैं, कोई भी चार्ट लेके एक बार देखते हैं कि उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बताया कि अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है, चलिए मैं जितने ड्राइंग हैं सारे के सारे ड्राइंग एक बार रिमूव कर देता हूँ उसके बाद थोड़े से समझने में आपको आसानी होगी। सारे ड्राइंग मैंने रिमूव कर दिए हैं और ये आ गया चार्ट आपके सामने। तो सबसे फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो आपको एक इंडिकेटर मैं बता देता हूँ। वो इंडिकेटर है सिंपल सा मूविंग एवरेज है, हमको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल सा मूविंग एवरेज का यूज करना है। मूविंग एवरेज, हाँ ये रहा सिंपल मूविंग एवरेज का हम यूज करेंगे। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके इसको हम कर देंगे 44 डेज का मूविंग एवरेज हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको रेड ग्रीन या जो भी कलर चाहें तो आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने चलिए इसको डिफ़ॉल्ट ही रख दिया, ये कलर जो है डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हम इस इंडिकेटर के बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें। देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आप तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक आपका ट्रेंड लाइन हो जाएगा। अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 को ही हम देख रहे हैं। ये 15 मिनट का एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। अब क्या है, कल का हमारा सेटअप क्या रहेगा। देखिए, अगर निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत सोचना है कि मैं निफ्टी के लिए आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये एज ए डिस्कशन है, एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी हम स्टॉक के चार्ट पे भी चल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है तो हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब कल के डेट में हमको क्या करना है, कल मार्केट अगर यहाँ से ऊपर खुलती है, मान लीजिए कि मार्केट सपोज दैट यहाँ खुली और यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट ऐसे निकल रही है, तो हमको क्या करना है, हमको कॉल बाई करना है। सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बोला अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहे तो हमें कॉल बाई करना है, अगर डाउन ट्रेंड में आ जाए तो हमें पुट बाई करना है। अगर मार्केट खुल के डाउन ट्रेंड में आने शुरू करती है तो हमको पुट बाई करना है। मैं ये आपको बोल रहा था, ये हमारा जो है ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, ओपन होकर रिटेस्ट हुआ और ये मार्केट अगर ऊपर चलने लगती है तो हम जो है कॉल बाई करेंगे। सिंपल सा चीज़ है, कॉल बाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है, अगर नीचे चलने लगती है यहाँ से, तो हम इसके लिए पुट बाई करेंगे। सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो लोग नहीं ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है या जो नहीं करना चाहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं है। उनके लिए भी मैं एक इंडिकेटर डाल दिया हूँ आपको, 44 डेज का मूविंग एवरेज है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम ट्रेंड लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए, जो लोग ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते हैं या जो लोग ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उनको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमको ड्रॉ करना है। ये देखिए फायर्स का एप्लीकेशन है, ये मैं फायर्स में काम कर रहा हूँ, अभी आपको फायर्स में दिखा रहा हूँ। आप जिस किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते होंगे तो उसमें टूल्स ज़रूर दिया होगा, आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। टूल्स का यूज़ करके आप आराम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि थोड़े से बड़े टाइम में क्या कह रहा है। अब बड़े टाइम में क्या कह रहा है, बड़े टाइम बहुत सिंपल सा चीज़ है दोस्त, बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम में अगर हम देखते हैं 2-3 दिनों की चार्ट को, तो ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ क्रिएट हो गया है। कितना है, 18,261, 18,261 पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है 18,400 पे। जिन लोगों ने भी काम किया होगा आज के डेट में उनको पता होगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको रेजिस्टेंस हो गया, आपको फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब दो चीज़ें तो आपको पता चल गई कि इस स्टॉक का या इस इंडेक्स का, निफ्टी 50 का, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। दो चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब जब दो चीज़ें हमको कन्फर्म हो गई तो बस हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रेंड में मार्केट चलनी है, कौन से ट्रेंड में मार्केट चलनी शुरू हुई है, किस ट्रेंड में मार्केट जा सकते हैं। हमको बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बाकी दो चीज़ें तो हमको मिल गई। अब उस ट्रेंड के लिए देखिए दोस्त, उस ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया हूँ लाइन, ये लाइन ड्रॉ किया हूँ। अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर ये नीचे वाला सपोर्ट टूटा है और मार्केट आके ऐसे रिटेस्ट होके फिर एक बार ऐसे प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा हमको पुट बाई कर लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इस लाइन को ब्रेक करती है मार्केट, अगर इस लाइन के ऊपर ही खुलती है और ऐसे रिटेस्ट होती है और आके सीधा अगर आप ट्रेंड में चलने की कोशिश करती है तो आप देखेंगे यहाँ पे 18,400 पे एक रेजिस्टेंस है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे दोस्त, मैं आपको बताया हूँ, कोई भी मेरा पहले का वीडियो देख लीजिएगा, कि हम जो भी टारगेट लेते हैं तो हम फर्स्ट टारगेट में हमेशा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं तो हम SL को ट्रेल ज़रूर कर लेंगे। तो ये हो गई बात अप ट्रेंड की और ये हो गई बात डाउन ट्रेंड की। हमें लग रहा है कि अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों को बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं क्या बोला था, ये रेजिस्टेंस था हमारा, ये हमारा सपोर्ट है। अब आप देख रहे होंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट अगर टूटेगा, ये सपोर्ट अगर टूटता है, कौन सा सपोर्ट, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर देखिए क्या होगा, मार्केट में क्या मूवमेंट आएगा। मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, बहुत दूर तक कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है। वो तो बाद में हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ऊपर थोड़े से नज़दीक में हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको मिल सकता है। तो हम दोनों साइड के लिए तैयार रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेटअप,
ओके ठीक है, ये फर्स्ट सेटअप हो गया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को हम ऑप्शन चेन में भी चल के सीखेंगे कि ऑप्शन चेन में हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और ड्राइंग को रिमूव करने के बाद अब आते हैं हम इंडिकेटर पे। जो हमने इंडिकेटर लगाया है, इंडिकेटर बेस्ड हम जो है कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए इंडिकेटर बेस्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 44 डेज का मूविंग एवरेज है। 44 डेज का मूविंग एवरेज अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल या कोई भी 5 मिनट का कैंडल नीचे या ऊपर क्लोज होती है, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल नीचे खुली, नीचे ओपन हुई, धीरे 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 चलते चलते, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा शायद आप लोगों को, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चार्ट बड़ा हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कैंडल नीचे ओपन हुई और धीरे 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 स्लोली ये ऊपर चली गई। ठीक है, हम वेट करेंगे इस मूविंग एवरेज को काटने का। ठीक है, इस मूविंग एवरेज को काटी, मार्केट ऊपर 30 मिनट 45 मिनट सस्टेन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगर सस्टेन करता तो हम यहाँ कहीं का एसएल डाल के, जस्ट मूविंग एवरेज के नीचे का एसएल डाल के और हम बाइंग के लिए बैठ जाते। अगर इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा दोस्तों क्लियरिटी आपको अच्छी आ जाएगी। आप और 15 मिनट में अगर अभी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो बस ऐसे ही है, कहाँ इसमें कुछ नहीं मिल रहा है हमको। तो ठीक है, आपका भी कहना सही है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ कि ये मूविंग एवरेज क्या कह रही है और कैसे काम कर रही है। ये देखिए दोस्त, 5 मिनट के चार्ट पे आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए बताया जाता है कि 15 मिनट के चार्ट में ही हमको इंट्राडे करना है, बट अगर आप एक्सपीरियंस हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आपको, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे काम कर सकते हैं और 5 मिनट का चार्ट भी बहुत बेस्ट होता है। आप देखे होंगे मेरा पिछला वीडियो, अगर आप जाके देखेंगे तो पिछले वीडियो में मैं एक स्ट्रेटजी बताया हूँ, वो लगभग हमको लग रहा है कि आधे घंटे का, 2 कैंडल के बाद का स्ट्रेटजी है। 9:30 के बाद हमको काम करने का। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है ऑप्शन की या ट्रेडिंग की जो भी है, तो आप एक 5 मिनट का कैंडल लीजिए, उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। हाई लो मार्क करने के बाद जैसे ही उसका हाई टूटता है तो उसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे। ठीक है, हमारा ऊपर में मूविंग एवरेज है, यहाँ पे हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इस मूविंग एवरेज पे हम बुक करें। ये एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए है दोस्त। बिगनर लोग सोचेंगे कि अरे ये तो इंडिकेटर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बताया था ट्रेंड लाइन वाला, वो तो बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये तो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टॉक में काम करेंगे तो स्टॉक में ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमको लग रहा है लगभग 250 स्टॉक हैं। तो 250 स्टॉक में ठीक है, किसी एक स्टॉक में सेटअप नहीं बना, दूसरे स्टॉक में तो बनेगा। वो भी आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। तो हम किसी भी एक हाई को मार्क करेंगे और हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, और हाई के और जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट या सेकंड, जैसे यहाँ लगभग 3 कैंडल हो गई है, तो हम अगर तीसरे कैंडल के ऊपर भी बाई करते हैं तो हम तीसरे कैंडल के लो को एसएल मानेंगे और इसके ऊपर हम बाई करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि तीसरे कैंडल के ऊपर ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हुआ, ये इसका लो हुआ, और हमको लग रहा है कि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, ये 4th कैंडल जो है इसके हाई को ब्रेक किया है। तो 4th कैंडल के हाई पे, 3rd कैंडल के हाई पे हम इसको बाई करेंगे और 3rd कैंडल के लो का हम एसएल डालेंगे। और यहाँ से बाई करने के बाद ये देखिए मार्केट स्लोली क्या अप ट्रेंड में गया है और एक अच्छा मूवमेंट दिया है। और 44 डेज के मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी किया है। यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर अप ट्रेंड में चला गया। अब ठीक है, लगभग दोस्त अगर हमको इतना मूवमेंट मिल गया ना ऑप्शन में, इतना मूवमेंट बहुत होता है ऑप्शन के लिए, तो बहुत है। ठीक है, ये मूवमेंट बहुत होता है। ठीक है, अभी तो हम निफ्टी 50 में थे, हम इसको एक बार चल के किसी स्टॉक पे देख लेते हैं, थोड़ा सा वहाँ भी कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ अच्छा बन रहा होगा। तो एक बार हम बैक चलते हैं। हाँ, ये देखिए बजाज ऑटो हमारा सेटअप क्या था? हमारा सेटअप था कि 44 डेज का मूविंग एवरेज, यहाँ से जैसे ही कैंडल आके इसके नीचे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद ये देखिए एक भी कैंडल नहीं गया ऊपर,
हमारे एसएल को काटने के लिए, और लगभग यहाँ से ये मूवमेंट आ गया। हमें ऑप्शन में छोटा मूवमेंट पकड़ना है, चाहे किसी भी ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, हमें छोटा मूवमेंट पकड़ना है। हमेशा कोशिश करना है कि छोटे प्रॉफिट हम बुक करके बाहर निकल जाएँ, क्योंकि ऑप्शन में जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा बहुत फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारी कमर भी टूट जाए। तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि देखिए, सपोज दैट अगर आप 20,000 रुपया लेके कोई भी स्टॉक अगर बाई करते हैं, आप 20,000 रुपया लेके आए हैं और आप मार्केट में कोई भी स्टॉक बाई किए, अगर आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो अगर 10% प्रॉफिट आप जितने पैसे आपने लगाए, अगर 10% आपको प्रॉफिट मिल गया तो क्या दिक्कत है, कहाँ का कम है। कोई भी बैंक जो है 10% का रिटर्न आपको एक दिन में नहीं देगी, लेकिन ये मार्केट आपको दिया है। लेकिन हम इंसान क्या है ना, हम इंसान बहुत लालची हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैं तो 20,000 रुपये लगाया हूँ, मेरा 20,000 रुपये का इन्वेस्ट है, अब हमें कम से कम जो है 10,000 रुपये तो चाहिए, कम से कम 50% चाहिए। अरे भाई, आप एक चीज़ हमको बताओ कि 50% का रिटर्न कहाँ मिलता है भाई, कौन सा बैंक देती है, वो भी एक दिन में। एक दिन में भी नहीं, घंटे 2 घंटे में कहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता है दोस्त, कहीं नहीं मिलता है। और जहाँ मिलता है, और जहाँ भी मिलता है, वहाँ सिर्फ गैम्बलिंग होता है, वहाँ सिर्फ गैम्बलिंग होता है। वहाँ फिर आप कोई भी टेक्निकल चीज़ वहाँ नहीं होता है। वो चीज़ हम उसको जुआ बोल सकते हैं, जहाँ पे कि आपको आपके पैसे डबल हो जाएं या लगभग 50% मिल जाए रिटर्न या 100% मिल जाए, वो सिर्फ जुआ ही होता है। तो दोस्त, हमें पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करने पड़ेंगे, चाहे हम कुछ भी करें। अगर आप जॉब करते हो, मैं सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप उस प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, आप वहाँ पे 8 घंटे एक नौकर के बराबर हो। दोस्त, आप विश्वास कीजिएगा हमारे बात पे, आप 8 घंटे एक नौकर के बराबर हो। आपको जो आदेश दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, और आपको करना ही है अगर नौकरी करना है तो हम जब 8 घंटे किसी दूसरे की नौकरी करते हैं, आफ्टर 30 डेज हमें जो सैलरी मिलनी है वही मिलेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे 1 रुपया कम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमें 1 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे काम करना, हो सकता है 2 आवर्स भी आपको लग जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 आवर्स भी नहीं लगा। मान लीजिए कि 9:30 में मार्केट ओपन हुआ और 3:30 में लगभग क्लोज हो गया, तो ये कितने घंटे हो गए आपको, 9 3 12 और 3, टोटल मिला के 6 से 7 घंटे आपको काम करने हैं। और 6 से 7 घंटे में फिर आप क्यों उकता जाते हैं इतनी जल्दी कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, हमें 50% प्रॉफिट चाहिए, हमें 100% चाहिए, क्यों? ज़रूरत नहीं है दोस्त, आप शांति से काम कीजिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, मार्केट यहीं रहने वाला है। हम भले कहीं भी चले जाएं, लेकिन मार्केट यहीं रहेगा। और मार्केट में आज नहीं तो हम कल काम कर सकते हैं, कल कमा लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है सर्वाइव करना, कि हम मार्केट में कितने दिन सर्वाइव करते हैं। देखिए क्या होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी आदमी है, सिंपल जो रिटेलर है, वो 20,000 रुपये लेके मार्केट में आया, 20,000 रुपये लेके मार्केट में आया और उसने एक दिन ट्रेडिंग की, ठीक है। उसको सेकेंड डे क्या हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हो गया। जिस दिन उसने ट्रेड किया उसी दिन 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अब उसके पास बचे कितने, 18,000। अब उसके पास 18,000 रुपये बचे। अब वो थर्ड डे क्या करेगा, जो सेकंड डे या थर्ड डे जो भी वो काम करेगा, तो वो क्या सोचेगा, वो जब 18,000 रुपया लगाएगा, ये देखिए ये हर इंसान की मानसिकता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जब बिगनर जो भी होता है उसकी मानसिकता रहती है। जब वो 18,000 रुपये लगाएगा तो वो क्या सोचेगा कि अरे कल का जो हमको नुकसान हुआ है 2,000 वो, और प्लस आज का प्रॉफिट भी हमको कम से कम 2,000 से ज़्यादा चाहिए। तो मान के चलिए कि उसकी ख्वाहिश रहती है कि हमको 3,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए और प्लस कल का नुकसान हुआ 2,000, मतलब कल हमको जो है आज टोटल अगर 5,000 रुपये मिल जाते हैं तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, वो बंदा 18,000 रुपये लेके घुसा, कोई भी स्टॉक बाई किया या निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाई किया। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, उसने 2,000 रुपये के रिकवरी के लिए एक रिस्क लिया, 18,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और होता क्या है कि संयोग से आज भी मार्केट उसके डायरेक्शन में नहीं चली। होता क्या है, आज भी 2,000 का नुकसान हो जाता है। अब वो क्या करता है, 2,000 का तो हो ही गया, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि मार्केट शाम तक में भी ऊपर चला जाए। अब उसमें शाम होते होते जो है पता चलता है कि वो -3,000 में चला गया, क्योंकि भाई देखो ऑप्शन है,
ऑप्शन में लॉसेस बहुत जल्दी होते हैं और प्रॉफिट भी बहुत जल्दी होते हैं। शाम को इवनिंग में 3000 मिला, 3000 माइनस में है, अब 3 और 2 5000, उसके पास बचे कितने 13000, 18000 तो लगाया ही था, अब 13000 बचे। तो बंदा क्या सोच रहा है कि 13000 रुपये लेके क्या निकलेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वेट करते हैं, हो सकता है कल के डेट में मार्केट ऊपर चला जाए। अब होता है क्या है, देखिए मॉर्निंग में मार्केट खुला 9:30 में और उस समय लगभग जो है वो बंदा जो 18000 रुपये लगाया था, लगभग उसके पैसे जो है ये 5000 रुपया जो माइनस में चल रहे थे, जो -5000 था, वो बढ़ के हो गया -2000। अब वो क्या सोच रहा है कि अरे कोई बात नहीं है, बस 3000 तो बचे हैं, अब मेरे पैसे आ जाएं फिर मैं निकल जाऊंगा। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद मार्केट जो फर्स्ट वॉलेटिलिटी रहती है, उसके बाद फर्स्ट 10 मिनट के बाद क्या होता है, फर्स्ट 10 मिनट के बाद क्या होता है कि मार्केट स्लोली डाउन आ जाती है। जो कल 5000 रुपये का उस बंदे का लॉस था, वो लॉस बदल जाता है 7000 रुपये में। और शाम तक वो बंदा क्या करता है, अरे छोड़ ही दो यार इसको, अब तो इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, और धीरे धीरे करके उसका कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्त, मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पहला रूप था। अब हम सेकंड देख लेते हैं, हम दूसरे नज़रिए से देख लेते हैं। तो हमारा पहला नज़रिया था, दूसरे नज़रिए से देख लेते हैं कि मार्केट को हम कैसे देख सकते हैं। दूसरा नज़रिया क्या है दोस्त, देखिए मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग से ये सोचेंगे मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये प्रवचन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसको ध्यान से सुने, ये भी ज़रूरी है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा जब तक आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट नहीं होगी। साइकोलॉजी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब दूसरा नज़रिया इसका हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ 20,000 रुपये लेके आया ट्रेड करने के लिए, उसको नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे 2000 रुपये का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, उसके पास बचा लास्ट में 18,000। वो 18,000 रुपये अपना जो है प्रॉफिट एंड लॉस बुक करके 18,000 रुपये लेके अपने घर आ गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे वो ट्रेड करने गया, नेक्स्ट डे में हो सकता है उसको 1000 का प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं, ये पैसे बढ़ के कितने हो गए, 19,000। ठीक है, थर्ड डे उसको क्या हुआ, अब 1000 का प्रॉफिट बुक करके वो निकल गया। ठीक है, थर्ड डे क्या हुआ, वो 19,000 रुपया लगाया और उसको लगभग -2000 का नुकसान हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है, 2000 का नुकसान है, कोई बात नहीं, चल भाई नुकसान हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, मैं मार्केट को सॉरी बोल देता हूँ, मैं मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ, भाई मार्केट हमारी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, उसके पास कितना बचा, उसके पास 17,000 रुपया बच गया। कोई बात नहीं। अब वो बंदा अगर चौथे दिन, देखिए उस बंदे के अंदर एक पेशेंस है। मैं ये हर एक्सपीरियंस वाले हर ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक कि मेरा भी नाम उसमें शामिल है, मैं हर ट्रेडर की बात करता हूँ। चौथे दिन क्या होता है, वो बंदा आया, उसने 17,000 रुपया इन्वेस्ट किया और पता चलता है उसका सेटअप उस दिन उसके डायरेक्शन में काम किया, और लगभग उसको 5,000 या 6,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या है, ये जो प्रॉफिट है, ये सारे लॉसेस जो है रिकवर हो गए, ये भी लॉसेस रिकवर हो गए, ये लॉसेस रिकवर हो गए। कैसे, ये जो है सारा गेम जो है दोस्त, ये पेशेंस की बात है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। मार्केट में बस पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और उससे जो लॉसेस होता है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें जो है सर्वाइव कैसे करना है, मार्केट में हमें उस पर ध्यान देना है। तो दोस्त, अब आप सोचेंगे करे प्रवचन तो बहुत हो गया, तो चलिए हम कुछ काम की बात कर लेते हैं। बहुत प्रवचन हो गया। ये देखिए, एक तो मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी सिखा दिया, और ये 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बता दिया। अब चाहे तो बैक टेस्टिंग आप कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो चूँकि हमें सारे कंटेंट पे ध्यान देने हैं और ऑप्शन A to Z हमको ऑप्शन के लिए बात करना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम बैक चलते हैं। कॉल एंड पुट की बात हम कर लिए, स्ट्राइक प्राइस की बात हम कर लिए, स्टॉक सिलेक्शन की बात हम कर लिए। अब एंट्री एंड एग्जिट, अरे हम तो चार्ट में ही थे, एंट्री एंड एग्जिट की हमें बात करनी है। तो देखिए दोस्त, एंट्री एंड एग्जिट
हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि जो मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ हम एक बार उसी पे बात कर लेते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन वाला हो गया, दूसरा हो गया कि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए तो ये दूसरे दिन का आपका सेटअप हो गया। आपने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ये हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट खुलती है, इसके ऊपर ही मार्केट अगर निकलती है तो हम फर्स्ट कैंडल के हाई पे बाई कर सकते हैं और उसका लो को हम एसएल बना सकते हैं। लेकिन कैंडल छोटा होना चाहिए। बॉस ये कैंडल बहुत बड़ी है तो ध्यान से कैंडल छोटी होनी चाहिए, तब हम वो स्ट्रेटजी लागू करेंगे। बाकी हम ये जो ट्रेंड लाइन वाला है ना, ये ट्रेंड लाइन वाला ही हम थ्योरी अपनाएंगे। ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट हो गया और इसके ऊपर निकलती है तो हम बाई करेंगे, और इसके नीचे निकलती है और दिन का लो तोड़ती है तो हम सेल करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं तो कैंडल छोटी होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ये कैंडल अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी कैंडल ढूंढ लेते हैं। दूसरी कैंडल छोटी कैंडल जो बनी हो वो कैंडल हम ढूंढ लेते हैं। ये कौन सा डेट है, शायद 23 मई का है। ठीक है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखिए, अब हमको बैक डेट में भी जाना पड़ेगा और नेक्स्ट डे भी देखना पड़ेगा। अगर बैक डेट में हम देखें तो देखिए मार्केट एक रेंज बाउंड काम कर रही थी, रेंज बाउंड में, और शाम को इंड टाइम पे मार्केट जो है एक डाउन मूवमेंट दे दिया। इंड टाइम पे एक डाउन मूवमेंट दे दिया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं, नेक्स्ट डे जब मार्केट खुली, तो देखिए मार्केट डाउन ही खुली, लेकिन धीरे धीरे अभी देखिए ये कैंडल बहुत छोटा है। ये कैंडल आप देखेंगे तो बहुत छोटा है। इस कैंडल के लो को हम एसएल डाल सकते हैं और इस कैंडल के हाई पे हम बाई करेंगे। हालांकि ये देखिए ये दूसरी कैंडल आई लेकिन इसके लो को नहीं तोड़ी। देखिए कितना बढ़िया सेटअप काम किया और हमें यहाँ से अपना पोजीशन बना लिया और मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में जलनी शुरू कर दी। कोई बात नहीं, ये 44 डेज का मूविंग एवरेज है। ये समझिए कि ब्रह्मास्त्र है और एक लक्ष्मण रेखा भी है। 44 डेज का मूविंग एवरेज। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करें। अगर हम यहाँ अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे। तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं बुक किया तो हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे। यहाँ कहीं या यहाँ कहीं इस कैंडल के लो पे हम अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे और फिर हम जो है फिर एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट गई फिर नीचे आई और फिर रीटेस्ट होकर मार्केट गई, तो समझिए एक बहुत ही अच्छा ये सपोर्ट बन गया। इसके ऊपर अगर मार्केट चली गई, मार्केट टिक गए, रीटेस्ट होकर ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ एकदम आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसी स्टॉक में दिखा रहा हूँ। सेम एज इट इज़ अगर हम देखते हैं तो शायद नेक्स्ट डे या उसी डे को हाँ सेम डे देखिए क्या मूवमेंट मार्केट ने दिया है। सेम डेज अगर हम देखें तो इस स्टॉक में हम चाहें तो दिन में 2 बार काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आई, कोई बात नहीं, हमारा एसएल ट्रेल है, यहाँ प्रॉफिट हम बुक करके अपना निकल गए। कोई बात, मार्केट आई और इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। तो अब इसका एसएल हमको कहाँ डालना है? अगर हम यहाँ पोजीशन बनाना है तो इसका एसएल हमको कहाँ डालना है कि जब ये मार्केट रीटेस्ट होके और इसके लो को ब्रेक करे तो हमको पोजीशन बनाना है। हमारा पोजीशन कहीं यहाँ बन रहा था, लगभग मार्केट मिड डे यहाँ कहीं हमारा पोजीशन बना और यहाँ पोजीशन बनाए और हम इसका जो है मूविंग एवरेज के टॉप का, मूविंग एवरेज के हाई का हम जो है एसएल डाल लिए और यहाँ से एसएल डाल के हम जो है अपना पोजीशन बना लिए। तो पोजीशन बनाने के बाद देखिए सेम डे अगर आप देखेंगे तो सेम डे में क्या मूवमेंट दिया है। ये देखिए सेम डे में आपने कहीं यहाँ पोजीशन बनाया और क्या मूवमेंट दिया है। तो दोस्त मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा है। आपको शॉर्ट कट में एसएल ट्रेलिंग भी बता देता हूँ। शॉर्ट कट में एसएल ट्रेलिंग आपको क्या है, अगर पोजीशन आपने यहाँ बनाया, आपने यहाँ का एसएल डाला, अगर मार्केट चलते चलते यहाँ आ गई तो आप जो है यहाँ ये जो स्विंग बना है ना, ये जो स्विंग यहाँ पे एसएल ट्रेल कर सकते हैं। फिर मार्केट जब यहाँ आ गई तो आपने इस स्विंग पे एसएल को अपना शिफ्ट कर लेना है। फिर मार्केट अगर यहाँ आ गई तो यहाँ इस स्विंग पे एसएल को ट्रेल कर लेना है, नहीं तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट का एंड टाइम हो गया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ये सब तो अपनी साइकोलॉजी बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी साइकोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं। तो ये हो गया दोस्त हमारा स्टॉक सिलेक्शन की बात। अब हम आगे चलते हैं
आगे चलते हैं। आगे में क्या है, एंट्री एंड एग्जिट की बात हो गई, स्टॉक सिलेक्शन की बात हो गई। अब बचा हमारे पास सिर्फ ऑप्शन चेन। तो हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, और ऑप्शन चेन में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की कि ऑप्शन चेन में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखिए ऑप्शन चेन में हम क्या देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये 2 लाइन है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई और ये ऐसे ऐसे काम करते करते यहाँ चली गई, थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताया और फिर यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड में आ गई, और फिर यहाँ से रिटेस्ट होकर मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चली गई और फिर से रेजिस्टेंस यहाँ खा के फिर नीचे आ गई। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको हम ऑप्शन चेन के हिसाब से इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीज़ें भी आपको मैं दिखा दूंगा कि ऑप्शन चेन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरी चीज़ ऑप्शन चेन में हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे कि ऑप्शन चेन में डेल्टा का क्या रोल होता है और ऑप्शन चेन में थीटा का क्या रोल होता है। देखिए डेल्टा थीटा, और इसमें बेगा भी होता है, बेगा भी होता है और गामा भी होता है। तो ये 4 चीज़ें हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, डेल्टा, थीटा, बेगा और गामा। अब आप लोग सोचेंगे कि अरे ये तो वो क्लास हो रहा है, हम वो क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आपको मार्केट में अगर काम करना है तो आपको ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है। देखिए जब तक आपको डीपली नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और हम जा रहे हैं, ये मार्केट का रीढ़ है। ऑप्शन चेन बोले तो अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ये रीढ़ है उस ऑप्शन बाइंग की जो आप कर रहे हैं। तो इस रीढ़ के बारे में हमको जाननी ज़रूरी है और हमको डीपली नॉलेज भी रखना ज़रूरी है। कोई बात नहीं है, आज हम 2 ही चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, एक तो थीटा और एक तो डेल्टा। बाकी हम बेगा और गामा इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। दोस्तों आप स्कूल में जब पढ़े होंगे तो आप ये सब कुछ पढ़े होंगे, थीटा, डेल्टा, बेगा और गामा। तो चलिए दोस्त हम बात करते हैं, टाइम का ध्यान रखते हुए आगे हम चलते हैं और हम ऑप्शन चेन पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की और हम हैं ऑप्शन बाइंग के सीरीज में। तो अभी तक ऑप्शन बाइंग में हम क्या जाने, सबसे पहले तो हम ये जाने कि कॉल और पुट क्या होता है। कॉल और पुट क्या होता है इसका डिस्कशन हमने कर लिए हैं। दूसरा था स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन से हमको चूज करने हैं वो भी हम जान लिए। तीसरा था स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें ये भी हमने जान लिया। अब चौथा हमारा पॉइंट था ऑप्शन चेन। तो आज हम बात कर लेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और इसमें हम जानेंगे डेल्टा और थीटा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, घबराइए नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, बहुत काम आने वाला है आपके ये वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट और इसमें आप देख रहे होंगे मैं ऑप्शन चेन खोल कर रखा हूँ। एक्चुअली एनएससी के वेबसाइट पे नहीं है, ये मैं फायर्स में काम कर रहा हूँ और फायर्स में ऑप्शन चेन देता है तो मैं फायर्स में खोल के आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप एनएससी के वेबसाइट में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख रहे होंगे दोस्त, ये ऑप्शन चेन है और ये कॉल साइड का ऑप्शन चेन है, ये पुट साइड का ऑप्शन चेन है। इसमें आप देख रहे होंगे तो ये एट द मनी 18,500 मार्केट अभी क्लोज हुआ है 18,499 के आसपास, और इसलिए हम 18,500 को एट द मनी मानेंगे। ये एट द मनी मानना नहीं है, एट द मनी है ही। तो वैसे ही आपको ये पुट साइड का इन द मनी हो गया और ये पुट साइड का आउट ऑफ मनी हो गया, आउट ऑफ मनी हो गया। और ये हो गया एट द मनी। एट द मनी के लिए एक ही कॉलम होता है, एक कॉलम ये हो जाएगा इधर पुट साइड का और एक कॉलम ये हो जाएगा इधर कॉल साइड का। और उसी तरह ये कॉल साइड का इन द मनी हो गया, इन द मनी हो गया। और ये हो गया आउट ऑफ मनी, कॉल साइड का आउट ऑफ मनी हो गया और ये हो गया एट द मनी। तो हमें लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा
कि एट द मनी, आउट ऑफ मनी और इन द मनी। आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये पुट साइड का आउट ऑफ मनी हो गया, ये पुट साइड का एट द मनी हो गया, ये पुट साइड का इन द मनी हो गया, ये कॉल साइड का आउट ऑफ मनी हो गया, कॉल साइड का एट द मनी हो गया और पुट साइड का इन द मनी हो गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको इसके बाद क्या जानना था, डेल्टा और थीटा के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन देख के हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, मार्केट 18,500 पे बंद हुआ है। अगर हम पुट साइड की तरफ का डाटा देखें तो यहाँ देखिए 18,400 पे ये डाटा है। 98 लाख पुट राइटर बैठे हुए हैं। और अगर 18,300 पे देखें तो 1 करोड़ अभी भी पुट राइटर बैठे हुए हैं। उसी तरह अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें, कॉल साइड की तरफ देखते हैं तो 18,600 पे लगभग 54 लाख हैं और 18,700 पे 65 लाख हैं। तो ये कॉल साइड पे जो है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,600 और 18,700। उसी तरह ये पुट साइड में जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। सबसे फर्स्ट सपोर्ट 18,400 हो गया और सेकंड सपोर्ट हो गया 18,300। उसी तरह ये 18,600 जो है ये रेजिस्टेंस हो गया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया और 18,700 जो है सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। तो ये तो हम आइडेंटिफाई कर लिए ऑप्शन चेन देख के। अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो आपको लगभग इसी प्राइस के अंदर में 10-20 पॉइंट के ऊपर नीचे कहीं सपोर्ट दिखेगा और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखेगा। ये दोनों बराबर ही, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन लगभग दोनों बराबर ही काम करता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। बाकी थोड़े बहुत हम लोगों को मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। ऑप्शन चेन देख के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं, हमें क्या जानना था, थीटा और डेल्टा। थीटा और डेल्टा को जानने के लिए एक बार हम चलते हैं दूसरे वेबसाइट पे। मैं सेंसिबल को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है तो मैं गूगल क्रोम में ही सेंसिबल को ओपन कर लेता हूँ। आप भी चाहे तो यहीं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मोबाइल स्लो हो जाता है। तो ये देखिए, ये सेकंड जो ऑप्शन चेन दिख रहा है ना सेंसिबल, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने खुल गया। ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लॉगिन नहीं करेंगे, हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। ग्रीक है, OI है, LTP है, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, ये निफ्टी का है, सब कुछ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे डेमो है। बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो एक मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है सेंसिबल के लिए, ऑप्शन चेन कहाँ से सीखें। उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हूँ कि आपको सेंसिबल में क्या क्या मिलेगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी डिटेल में बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक था हम उसी पे बात करेंगे। तो आज हमको क्या जानना था, डेल्टा और थीटा। तो सबसे पहले हम डेल्टा जान लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम 18,000 का कॉल बाई किए, 18,000 का CE बाई किए, जिसका प्रीमियम था 100 रुपये। अब 18,000 के कॉल का प्रीमियम था 100 रुपये, जो था एट द मनी। अब सवाल ये आता है कि 18,000 का प्रीमियम 100 रुपये का था और निफ्टी 18,100 जाना है। ये आपका सेटअप है या आपको कॉन्फिडेंस है या चार्ट बोल रहा है, जो कुछ भी है, जो भी हमारा सेटअप है, हमें मालूम है कि 18,100 निफ्टी को जाना है। तो जब निफ्टी 18,100 जाएगा तो हमारा ये 100 रुपये का प्रीमियम कितना हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि एक कोई आपका फ्रेंड या कोई दूसरा आदमी जो ऑप्शन में काम करता है, वो 17,000 का कॉल बाई किया
निफ्टी 18,000 से ऊपर है, लेकिन उसने 17,000 का कॉल बाई किया जो इन द मनी है, जो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है, उसने प्रीमियम पे किया 200 रुपया। तब भी निफ्टी 18,100 ही जाना है, तब भी निफ्टी 18,100 ही जाना है, क्योंकि चार्ट आपका भी वही बोल रहा है, चार्ट उसका भी वही बोल रहा है। तो डिफरेंस किसी में नहीं, डिफरेंस यही है कि आपने एट द मनी लिया और उसने इन द मनी लिया, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब निफ्टी 18,100 जाएगा तो इसका प्रीमियम कितना होगा, तो ये हम जानेंगे किसके लिए, इसके लिए हमको कॉल का डेल्टा देखना पड़ेगा कि इसके कॉल का डेल्टा कितना है। तो डेल्टा देखने के लिए आपको मैं उसी के लिए लेके आया हूँ सेंसिबल पे। अगर सेंसिबल को हम खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल का आपका डेल्टा दिख जाएगा। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ ग्रीक पे, और जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, आपने जितने का भी कॉल या पुट लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कॉल का डेल्टा कितना है और पुट का डेल्टा कितना है। मैं बता देता हूँ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ये पुट का थीटा हो गया, ये पुट का डेल्टा हो गया, और ये कॉल का थीटा हो गया, और ये कॉल का डेल्टा हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो चूँकि हम ऐसे रेंडमली प्राइस लिए हैं कि 18,100 का हमने कॉल बाई किया है, तो रेंडमली यहाँ प्रीमियम देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डेट दूसरे डेट का है। तो आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। बाकी आप हमेशा जब भी काम करें तो आप यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंसिबल से देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको सेंसिबल पे इसलिए लेके आया था ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ थीटा और डेल्टा कहाँ मिलता है और कैसे हम देखें। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि 18,000 का कॉल बाई किया आप, जिसका प्रीमियम था 100 रुपये, आपने बाई किया एट द मनी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जब निफ्टी 18,100 जाएगा, 18,100 जाएगा तो हमारा 100 रुपये का प्रीमियम कितना होगा। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ कि कॉल डेल्टा का वैल्यू क्या होता है। जो डेल्टा होता है उसका वैल्यू क्या होता है। डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो आपको होता है आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी में होता है 0 to 0.5, 0 to 0.5 होता है। और नहीं, आपका डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो आपको OTM में, एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था 18,000 का C आपने खरीदा, जिसका प्रीमियम था 100 रुपये, स्ट्राइक प्राइस था एट द मनी। अब ये है कि 18,100 अगर निफ्टी चला जाता है तो हमारा जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। उसके लिए हम जान लेते हैं, पहले सबसे पहले हमको डेल्टा का वैल्यू जानना पड़ेगा। जो डेल्टा होता है, डेल्टा का वैल्यू जानना पड़ेगा कि आउट ऑफ द मनी का वैल्यू क्या होता है, एट द मनी का वैल्यू क्या होता है, और इन द मनी का वैल्यू क्या होता है। देखिए, डेल्टा का जो इन द मनी का वैल्यू होता है, इन द मनी का जो वैल्यू होता है वो 0.521 होता है, मोर देन 1 होता है। और जो एट द मनी होता है, एट द मनी होता है, उसका होता है 0 to 0.5, मैक्सिमम 0.5 होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और जो आउट ऑफ मनी होता है, इसका डेल्टा होता है 0 to 0.4, मतलब 0.4 से कम ही रहेगा। ये मैक्सिमम हो गया 4, ये 4 से कम ही रहेगा। तो ये आपने देख लिया कि इन द मनी, आउट ऑफ मनी और एट द मनी का डेल्टा का वैल्यू कितना है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है लिखने का, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं
हमारा 18,100 का प्रीमियम था 100 रुपये। ये है हमारा एट द मनी। तो एट द मनी का डेल्टा कितना था? 0.5। तो अगर निफ्टी 18,100 जा रही है, सॉरी ये 18,000 था, अगर निफ्टी 18,100 गई 18,100 गई तो हमारा जो प्रीमियम है 100 रुपया, वो 100 इंटू 0.5 मतलब कितना हो गया? प्लस 50 रुपीज़, मतलब 150 रुपये। ठीक है, ये हम डेल्टा जब हम जान जाएंगे तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 100 रुपये निफ्टी जाता है तो हमारा प्रीमियम इतना जाना चाहिए। इससे हमको बेनिफिट क्या होगा कि हम अपना टारगेट, अगर हम कभी भी कॉल बाई करते हैं तो अपना टारगेट हम लगा के रख देंगे। हमको उसके लिए हमेशा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा टारगेट कितना है और निफ्टी कितना गया, हमारा प्रीमियम कितना गया, और बार बार खोल के हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम समझ लेते हैं कि एक दूसरा आदमी जो 17,000 का कॉल बाई किया था, एक दूसरा आदमी जो 17,000 का कॉल बाई किया था, इसका प्रीमियम कितना था मैं भूल गया, लगभग मैं मान लेता हूँ 200 का प्रीमियम इसने पे किया और इसने लिया इन द मनी। इन द मनी का डेल्टा मैं क्या बोला था? 0.5 to 1 होता है। तो अगर इसने 17,000 का कॉल बाई किया, इसने प्रीमियम पे किया 2,000, तो 2,000 इंटू इसने प्रीमियम पे किया 200, तो 200 इंटू 0.9 मान लीजिए, 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 0.9 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये लगभग 290 के आसपास हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट हुआ 290 रुपया, क्योंकि इसने इन द मनी लिया था। इसका प्रॉफिट 90 रुपीज़ हो गया और आपका प्रॉफिट 50 रुपीज़ हो गया। तो ये है डेल्टा का कमाल और ये है स्ट्राइक प्राइस का भी कमाल, जो हम इन द मनी बाई करते हैं, आउट ऑफ मनी बाई करते हैं और एट द मनी बाई करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आउट ऑफ मनी है, अगर आपने OTM बाई किया तो OTM का क्या है? एक्सपायरी के दिन अगर आपने 50 रुपये प्रीमियम पे किया या आपने 100 रुपये प्रीमियम पे किया, तो एक्सपायरी के दिन वो सारे के सारे ये प्रीमियम जो है ना आपके, वो जीरो होने वाले हैं। जीरो मतलब 0.5 पैसा, 0.5 पैसा बचेगा आपका प्रीमियम, बाकी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आउट ऑफ मनी बाई करने से हमेशा बचे। ठीक है, आउट ऑफ मनी बाई करने के लिए पैसे कम देने पड़ते हैं, वो चीज़ मालूम है, लेकिन हमें आउट ऑफ मनी बाई नहीं करना है। पैसे हैं तो इन द मनी बाई करेंगे, एट द मनी बाई करेंगे, लेकिन आउट ऑफ मनी में हमें काम नहीं करना है। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। कलम नहीं चल रहा है लग रहा है। मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। जो सबसे फर्स्ट डायरेक्शन हो गया वो अप ट्रेंड का हो गया, और जो दूसरा डायरेक्शन हो गया वो रेंज बाउंड का डायरेक्शन हो गया, और जो तीसरा हो गया वो डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो रेंज बाउंड का डायरेक्शन होता है ना, रेंज बाउंड का डायरेक्शन होता है, ये हमेशा इसमें सेलर काम करता है। जिसने कॉल को सेल किया, सेलर कौन होता है? जिसने कॉल को सेल किया, जिसने पुट को सेल किया, हम उसको सेलर बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कॉल को सेल कर देते हैं या पुट को सेल कर दिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉल को सेल करने के लिए, पुट को सेल करने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, और उतने अमाउंट हम लोगों के पास है नहीं। हम लोग ठहरे रिटेलर, 5,000 10,000 रुपया लेके हमको 50,000 कमाने के सपने देखते हैं हम लोग। तो हम लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया कैसे लगा सकते हैं? संभव नहीं है। तो इसलिए ना बाबा ना, हमें कॉल को सेल नहीं करना है, पुट को सेल नहीं करना है, हमें तो सिर्फ बाई करना है। हम बायर हैं, तो यहाँ पे हम कॉल को बाई करेंगे और यहाँ पे हम पुट को बाई करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बायर हैं। तो ये 2 चीज़ आपको बता दिया। अब जो हम बात कर लेते हैं थीटा की। थीटा में क्या होता है कि थीटा हमेशा जो है बायर के अगेंस्ट में होता है।
थीटा हमेशा, ये कॉल बायर हो गए, ये पुट बायर हो गए, थीटा हमेशा इनके अगेंस्ट में रहता है, यहाँ भी आपके अगेंस्ट में रहेगा। थीटा सिर्फ रहता है तो सिर्फ जो सेलर हैं उनके पक्ष में रहता है, उनके फेवर में रहता है। थीटा जो है थीटा इनको फेवर करेगा, सेलर को। कैसे फेवर करता है? अब सेलर को क्या है, दो तरफ से फ़ायदा है। एक तो मार्केट अगर रेंज बाउंड हो गई तो भी प्रॉफिट है, मार्केट अगर उसके डायरेक्शन में चली गई, उसने पुट को सेल किया और मार्केट ऊपर जा रही है तो भी उसको प्रॉफिट है। उसने अगर कॉल को सेल किया, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो भी उसको बेनिफिट है। अगर मार्केट नीचे आते यहाँ रेंज बाउंड हो गई तो भी उसको प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक बार फिर से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या है ना, आपने 18,200 या 18,000, आपने 18,000 का कॉल बाई किया है और मार्केट कहीं नहीं गई। आपने 9:30 में 18,000 का कॉल बाई किया जिसका प्रीमियम था 100 रुपये, और लगभग मार्केट बंद होने के टाइम में 330 या 315 जो भी मान लीजिए, मैं राउंड फिगर में लेकर चलता हूँ, 330 में वो प्रीमियम आप देख रहे हैं, तो आपका प्रीमियम जो है 90 का हो गया। लेकिन मार्केट कहाँ है? मार्केट 18,000 पे ही है, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वो 90 रुपीज़ का हो गया। अबे 10 रुपया कहाँ गया? क्वेश्चन तो ये भी है, ये 10 रुपया कहाँ गया? तो ये 10 रुपये जो मार्केट खुल के रेंज बाउंड जो होती है ना, ये रेंज बाउंड हो गया। तो यहाँ पे जो सेलर जो काम कर रहे हैं, जिसने कॉल को सेल किया, और जिसने पुट को सेल किया, ये इनकी जेब में जाता है 10 रुपया, क्योंकि मार्केट तो कहीं नहीं गई। मार्केट तो वहीं के वहीं है, 18,000 पे ही मार्केट है। सुबह 18,000 पे खुली थी, शाम को भी 18,000 पे बंद हो गई, मार्केट कहीं नहीं गई। तो इनके फेवर में क्या होता है, इनका प्रीमियम गिरता है। जैसे 100 रुपये के इन्होंने प्रीमियम लिया, वो प्रीमियम अगर 0 हो जाएगा तो इनको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वो अमाउंट उतना ही होगा जितना आपको मिल रहा है, उतना ही प्रॉफिट इनको भी होगा, लेकिन इनके लागत ज़्यादा है, और आपका लागत कम है। देखिए, कभी भी जो सेलर है ना, आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सेलर का ज़्यादा होता है। सेलर का लगभग 67 to 92% होता है। इनके विनिंग चांसेस जो हैं 67 to 92% होता है, और जो बायर हैं उनके लगभग 30 to 33% होता है। तो कौन जीतेगा हमेशा? कौन प्रॉफिट में रहेगा हमेशा? यही प्रॉफिट में रहेंगे ना, जिनके 67% चांस है और आपके 30 और 33% चांस है, तो लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो सेलर है उसको दो तरफा फ़ायदा है। मार्केट उसके डायरेक्शन में गई तो ही फ़ायदा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई तो ही फ़ायदा है, मार्केट रेंज बाउंड में गई तो ही फ़ायदा है। तो दो तरफ से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में चले, मार्केट में दो तरफ से सेलर को फ़ायदा है। सेलर को दो तरफ से फ़ायदा है, या तो मार्केट उसके डायरेक्शन में चली गई या मार्केट रेंज बाउंड हो गई। लेकिन बायर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रॉफिट है, जब मार्केट बायर के डायरेक्शन में चले। अगर आपके अपोजिट गई तो ही फ़ायदा है, मार्केट अगर रेंज में फंस गई तो भी आपको नुकसान है, और मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई तो भी आपको नुकसान है। बायर को दो तरफ से नुकसान है और सेलर को दो तरफ से फ़ायदा है, इसलिए सेलर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बायर की अपेक्षा। तो ये हो गई ये डेल्टा की बात। अब हम समझ लेते हैं थीटा की बात, और चलिए मैं यहीं आपको बता देता हूँ। ये थीटा जो है ना, ये जो हमारा 10 रुपये का प्रीमियम कम हो रहा है, ये 18,000 जो है, जो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, जो 100 रुपये का प्रीमियम अपने दिया है, जो अभी 90 रुपये का हो गया घट के शाम के टाइम में। तो क्वेश्चन मार्क हम लोगों का था कि 10 रुपया कहाँ गया। यही है थीटा का वैल्यू, यही है टाइम वैल्यू। ये जो है ना थीटा हमारा जो होता है ना, थीटा जो हमारा होता है ये टाइम वैल्यू है। और जो हमारा प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम में दो चीज़ें होती है। उस प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू,
इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा क्या है और टाइम वैल्यू क्या है? देखिए टाइम वैल्यू जो है, देखिए जो हम आउट ऑफ मनी बाई करते हैं, आउट ऑफ मनी बाई करते हैं, मैंने 50 रुपये का प्रीमियम दिया। अब इस 50 रुपये के प्रीमियम में ये सारा का सारा टाइम वैल्यू ही है, क्योंकि इसको जाके एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाना है, कोई चांसेस नहीं है, जीरो होना ही है। तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जो प्रीमियम मैंने जो आपको पहले बताया था कि एक दूसरा आदमी जिसने 17,000 का कॉल लिया है, जिसने 17,000 का कॉल लिया है, जिसका प्रीमियम था लगभग 200 रुपये। अब इसमें क्या है, 200 रुपये का जिसका प्रीमियम था, 180 रुपया आपको जो है टाइम वैल्यू है और 20 रुपया, सिर्फ ओनली 20 रुपया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन सिर्फ आपके 20 रुपये ही बचेंगे। जो इन द मनी बाई किया है उसके भी जीरो तो नहीं होंगे, लेकिन 20 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये प्रीमियम है, हम ऑप्शन में काम कर रहे हैं। टाइम डिके तो होगा, प्रीमियम तो कम होगा। आप चाहे इन द मनी लो, आउट ऑफ मनी लो या एट द मनी लो, लेकिन लगभग चांसेस होते हैं कि आउट ऑफ मनी के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, लेकिन इन द मनी के प्रीमियम कुछ बचेंगे। हालांकि प्रॉफिट आपको इन द मनी में भी नहीं है, लेकिन जब मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगी तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी आउट ऑफ मनी और एट द मनी की अपेक्षा। तो ये रही हमारे ऑप्शन चेन की बात। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लिया, हमने डेल्टा समझ लिया और हमने थीटा भी समझ लिया। ये शॉर्टकट था फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे और सारी चीज़ें कवर हो जाए। अगर जो भी बिगनर्स हैं ये उनके लिए भी है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये उनके लिए भी है। तो अगर हम कोशिश करेंगे, अगर बाय द वे किसी को दिक्कत हो रहा है या किसी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हम फिर से जो है एक एक करके एक छोटा सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे, और एक छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट का एक पार्ट बनाएंगे, और पार्ट बाय पार्ट हम एक ऑप्शन बाइंग का सीरीज बनाएंगे, ऑप्शन बाइंग का सीरीज बनाएंगे। क्योंकि अभी तो ये मैं इतना बड़ा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन बाइंग का वीडियो चाहिए, और वो भी एक ही वीडियो चाहिए। लेकिन अब ऑप्शन बाइंग पे अगर एक वीडियो हम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वीडियो लंबा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में मैंने बता दिया, डिटेल में नहीं बताया। लेकिन अगर एक ही टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगर 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो वीडियो छोटा भी हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।